फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने फिफ्थ हेड ऑफ इनकम, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाम से ही अगर हम देखें तो दिस इज़ नॉट अ स्पेसिफिक हेड, यानी हमारे जो 5 हेड्स थे, सैलरी हेड, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन बिजनेस या प्रोफेशन, देन इट वाज कैपिटल गेन, एंड नाउ द लास्ट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी वो जो आपकी 4 हेड्स में इनकम टैक्सेबल नहीं हुई, वो सारी इनकम्स विल बी असेसेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसको हम रेजिडुअल हेड भी कहते हैं, यानी बची कुची इनकम्स जो बाकी आपके चारों हेड्स में कंसिडर नहीं हुई, उनको हम कंसिडर करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सो बेसिस ऑफ चार्ज, an income shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if such income is not exempt under the provisions of Income Tax Act 1961। सबसे पहले तो वो एग्जम्प्टेड इनकम नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा सेकंड पॉइंट वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सच इनकम शुड नॉट और इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ इनकम। उस 4 हेड्स में जो टैक्सेबल नहीं हुई, वो इनकम आपकी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मैंने जैसे कहा, इज़ देयर फॉर अ रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम, जिसमें आपके जो इनकम्स कहीं और असेसेबल नहीं होती, उनको हम ले आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नाउ इनकम जनरली टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट, यानी एक किराएदार ने मकान मालिक से घर किराए पे लिया और फर्दर उसको आगे किराए पे दे दिया। सो बिकॉज दैट टेनेंट या किराएदार, क्योंकि वो ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, इसलिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो किराया टैक्सेबल नहीं हो सकता। तो वो किराया जो एक किराएदार को फर्दर किराएदार से मिल रहा है, वो आपका टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, ओके, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, देन रेंट फ्रॉम अ वेकेंट पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, घर नहीं बल्कि एक ज़मीन का टुकड़ा जब आप किराए पे देते हैं, दैट इज़ अगेन टैक्सेबल हेयर। एग्रीकल्चरल इनकम, वैसे नॉर्मली वो एग्जम्प्टेड होती है अगर वो इंडिया में है, लेकिन इफ़ इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, येस इट विल बी टैक्सेबल। कहाँ पे? अदर सोर्सेज में। देन इंश्योरेंस कमीशन, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, जो हम डीम्ड इनकम की जैसे बात करी थी हमने। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डीलेड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, यानी रिफंड के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ आएगा। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ पर्सन अदर दैन हिज एम्प्लॉयर, ओके। सो जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सपोज करिए कॉलेज के प्रोफेसर की बात करते हैं, सो कॉलेज प्रोफेसर को कॉलेज के प्रिंसिपल या मैनेजमेंट से जो कुछ भी मिलेगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी हेड, क्योंकि वहाँ पे उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। लेकिन वही प्रोफेसर जब कुछ एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, लेट इट बी पेपर सेटिंग या पेपर चेकिंग या सुपरवाइजरी ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज़ जो वो परफॉर्म करता है, दैट पर्सन एट दैट मोमेंट, उसको कहाँ से इनकम होती है? यूनिवर्सिटी से। नाउ यूनिवर्सिटी एंड दैट कॉलेज प्रोफेसर, they are not having the employer employee relationship. So in this case, this will be taxable under the head that is income from other sources. Then income from royalty, again अगर कहीं और taxable नहीं है। डायरेक्टर्स फीस, क्योंकि डायरेक्टर और जो कंपनी है उनका भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो। नाउ इसके अलावा स्पेसिफिक इनकम्स चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, स्पेसिफिक पता है यहीं पे टैक्सेबल होंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है डिविडेंड, एक्सेप्ट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। बाय डोमेस्टिक कंपनी क्यों नहीं? बिकॉज वो एग्जम्प्टेड होती है।
सो उसके अलावा जो टैक्सेबल डिविडेंड्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम कौन सी? विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस। कैजुअल इनकम बेसिकली होती क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, कैजुअल। सो कोई रेगुलर इनकम नहीं है। चांस फैक्टर से ये इनकम कभी हो जाती है, कभी नहीं भी होती। ज़्यादातर ये गैम्बलिंग रिलेटेड है, जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई आपका राइट नहीं है कि आपको ये इनकम होनी चाहिए। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इनकम इज नोन एज द कैजुअल इनकम। सो वो आपकी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। उसके बाद एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी from his employees as contribution to any provident fund or superannuation fund और एनी अदर फंड। लेकिन शर्त यहाँ पे भी वही है कि ये बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ होगा तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। सो दिस इज़ बेसिकली आपने अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन काट तो लिया, लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा और साल आपका यानी प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया, तो अभी वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और वो तब तक जब तक आपके पास पड़ा रहेगा तब तक वो आपकी इनकम माना जाएगा। और कौन से हेड में? या तो बिजनेस हेड में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन जैसे ही आप उसको गवर्नमेंट के पास जमा करोगे तो वो आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगेन that is taxable here. Then income from letting out of machinery, plant और furniture, यानी आपने मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर किराए पे दिया है लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे वो टैक्सेबल होगा, वो किराया। इसी तरह से इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर विद द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग और आपकी ये मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, इन दोनों का किराया आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमने पहले भी किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कि बिल्डिंग भी आपकी फिर यहाँ पे आके टैक्सेबल हो जाएगी। सो अगर बिजनेस हेड में नहीं है तो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये सारी चीज़ें इकट्ठा। उसके बाद एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो वो कमीशन या बोनस उसको मिलता है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल हेयर। देन रिसिप्ट ऑफ एनी सम ऑफ मनी, ओके, that is, or receipt of any immovable property or receipt of any movable property. So ये अभी हम आगे देखेंगे, कोई गिफ्ट की फॉर्म में विदाउट कंसिड्रेशन या रीजनेबल कंसिड्रेशन के बिना जब आपको चीज़ें मिलती हैं। सो दैट इज़। उसके अलावा रिसिप्ट ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगेन दैट इज़ विदाउट कंसिड्रेशन और फॉर एन इनएडिक्वेट कंसिड्रेशन इफ द रेसिपिएंट इज़ अ फर्म और अ कंपनी। तो ये भी यहाँ पे आगे हम देखते हैं। तो कई बार वो गिफ्ट की कैटेगरीज में आते हैं, कई बार आपने क्योंकि कंसिड्रेशन पे नहीं करी तो शक के दायरे में आते हैं, तो टैक्सेबल यहाँ पे होंगे। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले कैजुअल इनकम की। तो वो कैजुअल इनकम कितनी तरह की, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, हॉर्स रेस पे आप पैसा लगा रहे हैं, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग करते हैं, तो ये सारी कैजुअल इनकम्स हैं। ओके, अब ये आपकी इस हेड में टैक्सेबल होंगी, लेकिन ये याद रखिएगा इन पे टीडीएस भी कटता है। ओके, लेकिन वो टीडीएस कटेगा कब? ये कटता है जब आपकी ये इनकम, जो भी आपकी ये इनकम है किसी भी कैटेगरी में से, सो ये कैजुअल इनकम जब आपकी 10,000 से ज़्यादा होगी तब टीडीएस कटता है 30% के हिसाब से। ओके, सो अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो है टीडीएस कट चुका है? सो इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको दिया क्या है। इज इट विनिंग फ्रॉम, दैट इज लॉटरी, विनिंग वर्ड दिया हुआ है, या रिसीव्ड वर्ड दिया है, यानी ग्रॉस वर्ड दिया है या नेट वर्ड दिया है। अगर तो आपका ग्रॉस वर्ड दिया है, आपने कुछ नहीं करना, चाहे वो अमाउंट आपका 10,000 से ज़्यादा है तो भी आपका वो ग्रॉस अमाउंट है, आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आपको नेट अमाउंट दिया है, ओके, रिसीव्ड अमाउंट दिया है, देन इन दैट केस अगर 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो ये मान के चलेंगे कि टीडीएस कट चुका है। लेकिन हमारे इनकम में तो हम ग्रॉस अमाउंट्स लेते हैं, तो आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप ग्रॉस अप करने का? यानी कौन सी अमाउंट को, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, किसको ग्रॉस अप करेंगे? जब नेट अमाउंट ऑफ कैजुअल इनकम दिया हो तब।
और दूसरी चीज़ 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए. सो इन दैट केस 100% आपका, दैट मीन्स कितना अमाउंट ऑफ TDS कट चुका होगा, दैट मीन्स 30% आपका TDS कट चुका है. यानी जो अमाउंट आपको मिला है वो कितना मिला है, 70%. तो अब आप इसको ग्रॉसअप करेंगे. ग्रॉसअप का फॉर्मूला है वो नेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70. कैजुअल इनकम के केस में 100/70 से आप ग्रॉसअप करेंगे. नेक्स्ट है इनकम टू इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ मनी एंड और प्रॉपर्टी. सो अब हम बात करेंगे इफ एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिसीव्स on or after 1st day of October 2009 in any previous year from any person or persons a sum money or property which falls under any of the 4 categories below. तो अब आपकी ये कैटेगरीज नीचे हम 4 कर रहे हैं. इसमें सब कुछ आप समझ जाएंगे कि कब वो टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा जो आप रिसीव करेंगे. ठीक है, एज एन इंडिविजुअल और एज एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो ये आपकी कैटेगरीज दी हुई हैं. सबसे पहली कैटेगरी है नेचर ऑफ गिफ्ट. सेकेंड कैटेगरी है कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी. उसके बाद वेदर सिंगल रिसिप्ट और ऑल द रिसिप्ट्स. एंड लास्ट में चार्जेबल अमाउंट क्या होगा, यानी टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा. सबसे पहले दैट इज एनी सम ऑफ मनी, आपको पैसा मिला, ठीक है, अपने फ्रेंड से, बाहर किसी से. इफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड्स 50,000, 50,000 से ज़्यादा. सो सबका टोटल आप कर लेंगे एंड होल ऑफ सच अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल. कंडीशन क्या है, 50,000 से ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट आ जाइए एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव नहीं कर सकते आप, जिसमें लैंड है, हाउस है, सो जिसको आप मूव नहीं कर सकते, आपने उसको रिसीव करा विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ दिए. ओके, सो यहाँ पे कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी क्या है, इफ उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी, यानी जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होती है उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई हुई है. ओके, वो स्टैम्प ड्यूटी, वो वैल्यू इफ इट एक्सीड्स 50,000 और आपने तो कुछ पे नहीं करा. ओके, तो सारा का सारी जो स्टैम्प ड्यूटी है उतनी वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएगी. उसके अलावा एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवेबल प्रॉपर्टी, कार है या फर्नीचर है, इस तरह की प्रॉपर्टीज. एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अगेन विदाउट कंसिडरेशन. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू. इमूवेबल के केस में हमने देखा था स्टैम्प ड्यूटी, मूवेबल के केस में हम क्या देख रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू. सो इफ द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा अमाउंट जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बिकम टैक्सेबल. ओके, अब हम बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की. ओके, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन. अब पहले वाले पॉइंट में आपने बिल्कुल कुछ पे नहीं करा, यहाँ पे आप कुछ पे कर रहे हो. इज दैट क्लियर, आप पे कर रहे हो. ओके, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन विच इज लेस दैन द फेयर मार्केट वैल्यू. आपने पे तो करा लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे करा. ओके, और फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है. ओके, सपोज करिए फेयर मार्केट वैल्यू है आपकी 80,000 और आपने पे करा हुआ है सिर्फ 40,000. इज दैट क्लियर. तो अब टैक्सेबल कितना होगा, पूरा 80,000 टैक्सेबल नहीं होगा. अब कितना टैक्सेबल होगा, 80,000 में से जितना आपने पे कर दिया है वो माइनस कर देंगे, यानी 80,000 में से आप 40,000 माइनस कर देंगे एंड रिमेनिंग 40,000 विल बिकम टैक्सेबल. इज दैट क्लियर. सो ये थे कुछ, जब आपको कुछ इनकम्स होती हैं सो कुछ कंडीशंस के साथ वो टैक्सेबल कब होंगी. उसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलेटिव्स. तो रिलेटिव्स के लिए याद रखिएगा, अभी जो हमने पहले बात करी वी वर टॉकिंग अबाउट सम आउटसाइडर्स, लेकिन अब जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो हैं रिलेटिव्स. और रिलेटिव्स की बहुत ब्रॉडर आपकी डेफिनेशन है. सो इट्स नॉट द क्लोज नेट, इट्स वो आपकी बहुत फैली हुई आपकी जो रिलेटिव्स की एक लिस्ट है. ओके, अब रिलेटिव्स से मिलने वाला जितनी भी आपको चीज़ें मिलेंगी, चाहे इन काइंड, इन कैश, वट एवर यू रिसीव, याद रखिएगा इट विल बी फुली एग्जम्प्टेड. ओके, सो property means the following capital asset of the assessee
immovable property, shares, jewelry, drawings, paintings, sculptures, any work of art, bullion, okay, so ये सब कुछ. Relatives. अब relatives की अगर हम देखें, आगे मैं कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊंगी, उसी से आप समझेंगे. तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है. इट्स नॉट द क्लोज, बिल्कुल आपकी क्लोज फैमिली नहीं है, बल्कि वो फैमिली आगे 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 बहुत सारे, बट नॉट द कजन्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये याद रखिएगा. ठीक है. सो बाकी सब आपके ऑलमोस्ट जो हैं आपके चाचा, नाना, बुआ, जो है सब कुछ काफ़ी रिलेटिव्स जो हैं आपके इस कैटेगरी में आ चुके हैं. सो इन सब से मिला हुआ जो कुछ भी आपको गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, दैट विल बी फुली एग्जम्प्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट. यानी अमाउंट यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, जितना भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, किसी भी वैल्यू का मिलेगा, इट विल बी फुली एग्जम्प्टेड. नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी, that is cases in which the gift of money or of property, immovable or other specified property shall not be taxable. So ये क्या क्या है? If they are received from the relative, I told you, अभी मैंने कहा ना, relative से मिलने वाली हर चीज़ जितने मर्जी की हो, आपकी सारी की सारी वो exempted होगी. दूसरा, अगर फ्रेंड से भी आपको कुछ मिलता है, वो भी कभी कभी exempted होगा. कब होगा? If you receive that from on the occasion of your marriage. Okay? उसके बाद और क्या एग्जम्प्टेड हो सकता है? इफ़ यू रिसीव एनीथिंग बाय वे ऑफ विल, वसीयत में, ठीक है, और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस. देन इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी और फ्रॉम एनी ट्रस्ट. ये सारी सिचुएशंस हैं जब आपको आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर आप इन सब से या इन सिचुएशंस में आपको कुछ मिलता है. अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव्स की. सो जस्ट सी दीज डायग्राम्स एंड आप समझ जाएंगे कि आपके रिलेटिव्स कौन कौन है. डोनी का मतलब है जिसको गिफ्ट मिल रहा है. अब कहाँ कहाँ से मिला? फॉर एग्जाम्पल फादर, मदर, स्पाउस. स्पाउस क्या है? स्पाउस आपके लिए आपका हस्बैंड भी हो सकता है या हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ भी हो सकती है. ओके. चिल्ड्रेन, ब्रदर, सिस्टर, देन स्पाउस का ब्रदर, ओके, स्पाउस की सिस्टर, स्पाउस के सिस्टर्स के हस्बैंड, ओके, स्पाउस के ब्रदर की वाइफ. So it's going further. फादर की सिस्टर, फादर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर, मदर्स ब्रदर. सो ये आप देखिएगा डायग्राम तो आपको समझ आ जाएगा कि रिलेटिव्स की लिस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी है. ओके. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दैट इज़ गिफ्ट से रिलेटेड है. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब जो गिफ्ट्स आपकी हम कैटेगरी ले रहे हैं, चाहे फ्रेंड से मिला, चाहे आपके रिलेटिव से मिला, दिस शुड बी जेन्युइन. आपको इसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या जस्टिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए. अगर कहीं भी आप शक के दायरे में आते हैं दैट इट इज़ ऑल इन जेन्युइन, तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा बिना किसी कंडीशन के. इज़ दैट क्लियर? सो ये आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिडक्शंस. हम इनकम्स अर्न करने की बात तो हमने कर ली. क्या हम ये इनकम को अर्न करते समय कभी कभी कुछ खर्चे भी करते हैं? क्या वो हमें डिडक्शन के तौर पे अलाउ करे जाएंगे? यस, देखते हैं. डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़. यस, आप जो भी आपका डिविडेंड इनकम है या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, उसमें से आप कई बार अपने ब्रोकर को कुछ कमीशन देते हैं, बैंक को कुछ बैंक चार्जेस देते हैं टू कलेक्ट योर इंटरेस्ट और डिविडेंड. ओके. सो या फिर आपने कोई लोन लेके इन्वेस्टमेंट करी है तो वो इंटरेस्ट ऑन द दैट इज़ बोरोड लोन, ये आपका. सो इस तरह के सारे खर्चे यस आप अपनी इनकम में से माइनस करते हैं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है. तो ज़रूरी चीज़, कंडीशन एक ही है कि आपकी अगर इनकम टैक्सेबल है तो आप उसमें से उसके खर्चे माइनस करेंगे. लेकिन अगर इनकम ही एग्जम्प्टेड है तो आप उसके खर्चे माइनस नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी एग्जम्प्टेड होता है, तो ऐसे डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए अगर आपने कोई बैंक चार्जेस दिए या कोई कमीशन दी, वो हम माइनस नहीं करेंगे. ओके. अब बात करते हैं ग्रॉसिंग अप. अभी मैंने ग्रॉसिंग अप बताई थी आपको कैजुअल इनकम की. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के केस में भी कभी कभी हम उसको ग्रॉस अप करते हैं. ओके. कब करते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगी, लेकिन रेट क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस TDS. और ज़्यादातर वो TDS क्या है? 10%. यानी आपका फॉर्मूला लगेगा 100 डिवाइडेड बाय 19, जबकि कैजुअल इनकम में क्या था? 100 डिवाइडेड बाय 70.
नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। तो मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर जब आप किराए पे देते हैं, किराया मिला, यहाँ पे टैक्सेबल हुआ अगर, तो आप खर्चे माइनस करेंगे। तो कौन कौन से खर्चे माइनस करेंगे? रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। सो अगर बिल्डिंग भी आपने साथ में किराए पे दी हुई है, सो रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, देन इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, इन सब पे डेप्रिसिएशन और एनी अदर एक्सपेंडिचर। लेकिन याद रखिएगा वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं, पर्सनल नेचर का नहीं। ओके, इट शुड बी दैट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। Then deduction from family pension. So when the person has been deceased, so person की डेथ हो गई है और उसकी फैमिली को उसकी कम्यूट करी हुई पेंशन मिल रही है। ओके, सो इन दैट केस अगर वो पेंशन फंड से पेंशन मिल रही है फैमिली को, तो उसमें से एग्जम्पशन माइनस होगी। और वो एग्जम्पशन कितनी माइनस होगी? दैट विल बी 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000, विच एवर इज लेस। ओके, तो दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उसको आप टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे एंड रिमेनिंग विल बिकम टैक्सेबल। उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन। कई बार आपको कॉम्पनसेशन किसी पर्पज से मिल रही है, लेकिन वो कॉम्पनसेशन कई बार डिले हो गई, तो आपको उसके ऊपर मिल रहा है इंटरेस्ट। तो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि हर तरह का इंटरेस्ट आपका यहाँ पे टैक्सेबल है, चाहे इंटरेस्ट ऑन बैंक है, ओके, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वट एवर इट इज़, तो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन उससे पहले आप उसमें से एक डिडक्शन माइनस करेंगे, और वो क्या है? आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। और वो क्या है? आपके इंटरेस्ट के अमाउंट का 50%। बस, इसके अलावा आप कोई और खर्चे इसमें से माइनस नहीं करेंगे। उसके अलावा डिडक्शंस फ्रॉम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पे आप कोई भी खर्चे माइनस नहीं करते, ये याद रखिएगा। कोई भी उसका खर्चा, कोई भी उसका लॉस आप माइनस नहीं करते हैं। देन अदर डिडक्शंस के लिए, यानी इनकम को अर्न करते समय अगर कोई रेवेन्यू नेचर के खर्चे आपने करे हैं, डेफिनेटली आप उसको अलाउ करेंगे। उसके अलावा आ रहा है दैट इज अनएक्सप्लेन्ड मनी। यस, अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम में एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज डीम्ड इनकम, यानी ये वो पैसा है, ये उसकी बात कर रहे हैं जो आपने डिस्क्लोज ही नहीं करा हुआ। सो अगर हम इसको ब्लैक मनी कहें तो गलत नहीं होगा। सो ये ऐसा पैसा है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसी आपके खर्चे हैं जो आप पकड़ में आए। सो दैट इज अनएक्सप्लेन्ड मनी एंड दिस इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड ओनली। ओके, सो उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको दिए हुए हैं। आप इस लिस्ट को जो है रीड आउट कर सकते हैं। दो हम इसमें से काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके टैक्सेबल, यहाँ पे इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे दैट इज़ बेसिक कंडीशंस फॉर अ लायबिलिटी ऑफ एनी अदर एक्सपेंडिचर। अभी ये मैं थोड़ा सा पहले बता भी चुकी हूँ। द एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग सच इनकम। कौन कौन से खर्चे आप यहाँ पे माइनस करेंगे? जो इनकम को अर्न करने के लिए आपने असलियत में करे हैं। इट शुड नॉट बी ऑफ द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनल नेचर के भी नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट उससे इट शुड बी इनकर्ड इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में आपने उनको एक्चुअली पे करा है, ड्यू वाले खर्चे यहाँ पे माइनस नहीं होंगे। उसके बाद अमाउंट नॉट डिडक्टेबल। अब कौन से खर्चे हैं जो हम माइनस नहीं करेंगे? पर्सनल नेचर के। और इसके अलावा अगर आपने कोई बाहर की कंट्री से लोन लिया, ओके, टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज़, लेकिन जब आपने बाहर उनको इंटरेस्ट पे करा तो टीडीएस काटना भूल गए, तो ऐसा इंटरेस्ट जो आपने बोरोड लोन पे आपने पे करा, ठीक है, माइनस तो होना चाहिए था। ओके, आपकी सिक्योरिटीज़ की इनकम में से माइनस होना चाहिए था, लेकिन इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि आप अपने इंडिया की सरकार यानी आपकी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया है। आपने एक फॉरेन कंट्री के पर्सन को इनकम दे दी और उस पर टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करा, तो आपकी इंडियन जो गवर्नमेंट है या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको रेवेन्यू का नुकसान हुआ, तो वो नुकसान आपको भी बियर करना पड़ेगा। कैसे? आपको ये इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सेम इज द केस विद द सैलरीज इफ यू पे इट आउटसाइड इंडिया। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो ये खर्चे के तौर पे माइनस नहीं होगा। ओके उसके बाद एनी एक्सपेंडिचर, ओके, और दैट इज लाइक एक्सेसिव पेमेंट्स। आपने एक्सेसिव पेमेंट शो करी हुई है तो जितना भी एक्सेस होगा वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। या फिर कोई कैश पेमेंट्स आप कर रहे हैं लेकिन कैश पेमेंट 20,000 से ज़्यादा कर रहे हैं कैश में, तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के नाम से या वेल्थ टैक्स के नाम से कोई खर्चे हैं तो वो भी आपके यहाँ पे माइनस नहीं करे जाएंगे। और एक चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो ये लास्ट पॉइंट है, यानी कैजुअल इनकम में से कोई भी खर्चे माइनस नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, एक है आपकी बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस। अब ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये है क्या? इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है दैट इज़ इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस। ओके, अब सिक्योरिटीज़ बेसिकली है क्या? दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको इंटरेस्ट मिलता है साल में 2 बार, और वो ज़्यादातर डिफाइंड है, और वो डेट्स डिफाइंड जो होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं 30 जून, कैलेंडर ईयर के हिसाब से मिलता है 30 जून एंड 31 दिसंबर। ओके, अब इन्वेस्टमेंट करी है मिस्टर ए ने, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने, ओके, और उस पर बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट करी है और मिस्टर ए की अपनी पर्सनल इनकम भी बहुत ज़्यादा है। अब मिस्टर ए को जब इस जो सिक्योरिटीज़ में उसने इन्वेस्ट करा है उसका इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलेगा, तो उसका तो जो टोटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है। और ऐसे में जब टोटल इनकम ज़्यादा मतलब टोटल उसको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वो इस टैक्स के बर्डन से बचना चाहता है। ओके, तो वो इस तरह की बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का फ़ायदा ये ट्रांजैक्शन का फ़ायदा वो उठाएगा। ओके, कैसे? वो क्या करेगा? 30 जून, ओके, 30 जून को जो इंटरेस्ट मिलता है, ये याद रखिएगा, 30 जून को या 31 दिसंबर को जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ऑन द सिक्योरिटीज़, वो आपका उस डेट को जो भी ऑनर है उसको पूरे 6 महीने का मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस ऑनर ने जिसके नाम वो सिक्योरिटी है उसने कब खरीदा था उसको। यानी 30 जून को जब इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी सिक्योरिटी जिसके भी नाम है उसको पूरे 6 महीने का मिल जाएगा, चाहे उसने उस सिक्योरिटी को एक दिन पहले ही क्यों ना खरीदा हो। तो ये एक लूप होल है। ओके, सो लूप होल का फ़ायदा आपका मिस्टर ए कैसे उठाएगा? वो क्या करेगा? आपका सपोज करिए 30 जून को इंटरेस्ट मिलने का समय आ रहा है और उसने सिक्योरिटी खरीदी हुई है, वो 29 जून को सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर देगा इन द नेम ऑफ मिस्टर बी। और मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम बहुत कम है, शायद ना के बराबर है, और उनको अगर ये इंटरेस्ट मिल भी गया तो क्या होगा? उनके ऊपर कोई टैक्स शायद लगेगा ही नहीं, क्योंकि शायद वो मैक्सिमम एग्जम्प्टेड लिमिट में आ रहे हैं। सो इन दैट केस उन पे शायद कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, और अगर लग भी गया बाय चांस तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, सो वो मिस्टर बी कौन है? शायद आपके फ्रेंड होंगे मिस्टर ए के, या कोई रिलेटिव होंगे, कोई जानकार होंगे, या ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम कम है और आप उसको थोड़ा बहुत पैसा देंगे तो वो आपकी जो सिक्योरिटी है उसको खरीद लेगा। ओके, सो दिस इज़ ओनली द पेपर वर्क। ओके, आपने मिस्टर बी के नाम 29 जून को अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर दी। ओके, अब 30 जून को इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ, किसके नाम डिक्लेयर होगा? मिस्टर बी के नाम। ओके, अब मिस्टर बी को इंटरेस्ट मिल गया, अंडर द टेबल वो इंटरेस्ट वापस मिस्टर ए के पास आ जाएगा, और 1 जुलाई या 2 जुलाई को फिर दोबारा से वो सिक्योरिटी वापस आ जाएगी मिस्टर ए के पास। ओके, फिर दिसंबर की बारी आ रही है, 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट नेक्स्ट मिलेगा। आप क्या करने वाले हैं?
29 या 30 को फिर से सिक्योरिटी मिस्टर बी के नाम ट्रांसफ़र कर देंगे या शायद मिस्टर सी के नाम। ओके, अब 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन किसको वो मिलेगा? मिस्टर बी को। ओके, वो 6 महीने भी ख़त्म हो गए। 1 जनवरी या 2 जनवरी को फिर दोबारा से सिक्योरिटी वापस आ जाएगी, दैट इज़ इन द नेम ऑफ मिस्टर ए। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप अपने इंटरेस्ट को कम करने के लिए ये साल में बहुत बार ट्रांजैक्शंस करेंगे, सिंपली टू रन अवे फ्रॉम द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द सिक्योरिटी। लेकिन ये तब तक आप कर सकते हैं जब तक पकड़ में नहीं आते। जब आप पकड़ में आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज द लूप होल। ओके, सो इस लूप होल का फ़ायदा आप उठा रहे हैं, तो आपका ये लूप होल ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, और आपके ऊपर अगर आपकी ट्रांजैक्शन पकड़ में आ जाती हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ की। देर आर 4 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये सारी सिक्योरिटीज़ जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की कैटेगरी में आती हैं, आपकी बुक में उसकी लिस्ट भी दी हुई है। इन ये सारी की सारा इन पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑलवेज एग्जम्प्टेड, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, उसके अलावा लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। टैक्स फ्री वर्ड इसमें ब्रैकेट में नहीं दिया होगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर वर्ड दिया हुआ है तो याद रखिएगा, इनको आप कभी भी ग्रॉस अप 100/90 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन पे TDS कटता ही नहीं है, ये ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट होता है। उसके बाद टैक्स फ्री कमर्शियल का मतलब नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ब्रैकेट में दिया होगा, यानी नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सिक्योरिटी है, यानी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और ब्रैकेट में दिया टैक्स फ्री। इसको हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस इंटरेस्ट को, चाहे वो ग्रॉस है चाहे नेट है, आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा विद 100/90, यानी इसको आप हमेशा ग्रॉस अप करेंगे। उसके बाद लेस टैक्स कमर्शियल और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनको आप हमेशा ग्रॉस अप नहीं करेंगे। इनको तभी आप ग्रॉस अप करेंगे जब क्वेश्चन में आपको नेट इंटरेस्ट दिया हो, तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेट इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई बाय 100/90, और आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा, दैट विल बी टैक्सेबल। ये थी हमारी 4 तरह की सिक्योरिटीज़ जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में हम डील करेंगे। अब आपको ये जो रेट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताए, ग्रॉसिंग अप के और TDS के, ये आपके दिए हुए हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे 10% है, आपकी कैजुअल इनकम के केस में इट इज़ 30%। ये हमारा थ्योरी का पोर्शन था, दैट इज़ रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इतना ही अभी हम करेंगे। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम करेंगे इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस। थैंक यू।